यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की तो मैंने उसी यूपी पीसीएस के लिए, और अगर आप बिहार की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है बिहार में भी बहुत सारा हिस्ट्री आता है, तो ये उसके लिए भी है। मध्यकालीन भारत मैंने शुरू किया है और अगले एक हफ्ते में मैं इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर डालूंगा। उसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्या 800 से 1800 तक, मतलब 8वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी के बीच में वर्ल्ड में क्या चल रहा था। फिर अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भैया इसी समय के भीतर में भारत के नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, 3 लोगों का युद्ध चल रहा था। साउथ इंडिया में क्या चल रहा था, अलग अलग अंपायर चल रहे थे। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर अगली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि भैया कैसे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ विश्व में। एशिया के बीच में जो मेन एशिया, सेंट्रल एशिया है, वहाँ के आसपास में और अरब साइड में कैसे इस्लाम तेज़ी से फैला, ये हम लोगों ने पढ़ा पूरा का पूरा। लास्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जो नहीं भी तैयारी कर रहा है उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उस स्थापना के बाद क्या हुआ, 4 मेन खलीफा आए। कितने खलीफा है, 4 मेन। मोहम्मद साहब एक पैगंबर थे। 25 पैगंबर का टोटल जिक्र है कुरान में। कहने को 1,24,000 पैगंबर है, लेकिन 25 का ही जिक्र है, जिनमें से सबसे लास्ट पैगंबर थे मोहम्मद साहब। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, मोहम्मद साहब के बाद 4 आए। कौन 4 खलीफा है, कौन कौन से, अबू बकर साहब, उमर साहब, उस्मान साहब और शियातु अली साहब। तो 4 खलीफाओं को बोला गया राशिदून खलीफा, और इन लोगों का समय था 632 से 661। इन चारों खलीफाओं के बाद एक नई डायनेस्टी का जन्म हुआ, उमैया डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी, उमैया डायनेस्टी। यही वो डायनेस्टी है जब मैं जिक्र कर रहा था पिछले वीडियो में किसकी, मुआलिया और याजिद की। तो वो लोग इसी डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे थे, और ये लोकेशन है। इनकी राजधानी क्या थी, दमिश्कस। याद रखिएगा, उमैया डायनेस्टी की राजधानी थी दमिश्कस। उस समय ये इराक वाला इलाका जो दिख रहा है वो सब उमैया डायनेस्टी के अंदर में था। ये अब्बासीद बाद में आए, पहले कौन था, उमैया डायनेस्टी का राज चलता था इराक उराक पूरे इलाके में, ठीक। और राजधानी क्या थी, दमिश्कस। इसी उमैया डायनेस्टी के इराक जगह का एक गवर्नर था अल हजज। याद रखिए, क्या नाम था, अल हजज। अल हजज इराक का गवर्नर था अल हजज। वो भी किस डायनेस्टी का, उमैया डायनेस्टी का। उसने अपने एक कमांडर को, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, उसको भेजा कि जा बेटा, जा उधर भारत की साइड जा और वहाँ जीत के आ जा। तो 712 एडी में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध पर अटैक करता है, और यहाँ अटैक करने के बाद यहाँ का राजा था दाहिर, उसको हराता है। अब किन परिस्थितियों में हराता है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ उसको हराता है। हराने के बाद वहाँ के लोगों को पहली बार कन्वर्ट करता है इस्लाम में। पहली बार किसी भारत के एक जगह पे क्या हुआ, लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए। कोई भी आपके सामने आए तलवार लगा के, पहले भाई आपके घर या गांव में कोई आए, शुरू के 3-4 लोगों को काट पीट दे, बच्चे लोग अपने आप डर जाएंगे, ठीक भैया छोड़ दो, हम ही बदल जाते हैं। तो इसने पहली बार यहाँ कन्वर्ट किया इस्लाम धर्म में। किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। तो क्वेश्चन आएगा, मोहम्मद बिन कासिम कौन था, अरबिक था। कहाँ का था, अरब का था, उमैया डायनेस्टी का था। याद रखिएगा, उमैया डायनेस्टी के गवर्नर अल हजज ने अपने एक कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को कहाँ भेजा, भारत के सिंध में भेजा, और उसने हराया दाहिर को। पहली बार एक अरबी ने भारत पर अटैक किया, अरेबिक मुस्लिम ने भारत पर अटैक किया। क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, जैसे जैसे उमैया डायनेस्टी 750 में कम होती गई, 750 में डिक्लाइन हुई, और उसकी जगह कौन आ गया, अब्बासी खलीफा आ गए। 750 में कौन आ गए, अब्बासी खलीफा आ गए। अब्बासी खलीफाओं की राजधानी क्या थी, बगदाद। ये अब्बासी, पहले उमैया थे, फिर ये हटे तो क्या आ गए, अब्बासी खलीफा। इनकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई, बगदाद बनाई। अब ध्यान से देखिएगा, इन अब्बासी खलीफाओं के ऊपर, ये जहाँ तक इराक है वो तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपरी इलाके में टर्क रहते थे। कौन रहते थे, टर्क रहते थे। ये टर्क कौन थे, ये पूरे ऊपरी इलाके में रहते थे टर्क। ये टर्क नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, उनका कोई अपना धर्म नहीं था। नेचुरल फोर्सेस की पूजा का मतलब, ठीक वैसे ही जब मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ऋग्वेद में 33 अलग अलग नेचुरल फोर्सेस की पूजा की जाती थी। जैसे पानी का देवता, पानी का देवता, आकाश का देवता, अग्नि का देवता, पाताल का देवता, ऐसे ये सारी चीज़ें ना, सूर्य के देवता, चंद्र देवता, ये सारी चीज़ें, रुद्र देवता, ये सारी चीज़ें,
ये क्या है, नेचुरल फोर्सेस हैं। ऋग्वेद में किसी ईश्वर की चर्चा नहीं है, ऋग्वेद में है हर वो नेचुरल फोर्स जिनसे हमें, जैसे हवा की पूजा, बिना हवा के हम जिंदा नहीं रह सकते तो हमने हवा की पूजा शुरू की, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते तो हमने पानी की पूजा शुरू की। ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में नेचुरल फोर्सेस की पूजा की गई है, 33 अलग अलग नेचुरल फोर्सेस की। ठीक, तो ये ऋग्वेद का है। ठीक वैसे ही ये जो तुर्क लोग थे, जब अब्बासी खलीफा 750 ईस्वी में, 750 एडी में बगदाद में राज कर रहे थे, तो इनके ऊपर साइड कौन थे, याद रखिएगा, टर्क थे। और टर्क किसकी, चरवाहे थे। ये लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा कर, भैया चरवाहे थे, गाय भैंस लेके जा रहे हैं, डर गए, वापस आए, अरे यार वहाँ भूत लग गया, ये लग गया, ये वो लग गया, यही सब करते थे। नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे, याद रखिएगा, टर्क लोग नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। और ये बहुत ही रूथलेस थे, बिल्कुल इनमें वो नहीं था, मतलब करुणा भाव नहीं था। ये लोग पैसों के लिए किसी को भी मार सकते थे। ये लिखा है एनसीईआरटी ने। रोमिला थापड़ नहीं, जो ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा जी ने लिखा कि ये लोग रूथलेस प्लंडर करते थे, मतलब जाते थे पैसों के लिए किसी को भी मार सकते थे। तो पहली बार अब्बासियों ने इन तुर्कों को अपने राजघराने का गार्ड रखना शुरू किया। याद रखिएगा, ये तुर्क किसको मानते थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। तो अब्बासियों ने इनको धीरे धीरे अपने गार्ड में, महलों में, चूंकि बहुत खतरनाक थे भाई, काट पीट के बराबर कर देते थे, तो इनको अब्बासियों ने अपने महलों में किसका दर्जा दिया, गार्ड का, सिक्योरिटी गार्ड का, अंगरक्षक बनाना शुरू किया। और इनकी खास बात क्या थी तुर्कों की, पैसे के लिए किसी को भी काट देते थे। ये अपनी जो निष्ठा है उसको तुरंत बदल देते थे पैसों के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब्बासियों के राजघराने में और आसपास के इलाके में तुर्क लोग आने लगे। तुर्क लोग जो कि पहले उनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं था, धीरे धीरे जब अब्बासियों के कांटेक्ट में आए तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हुए। क्लियर हो गया ना। इसके पहले तुर्क लोग इस्लामिस्ट नहीं थे। तुर्क क्या करते थे, नेचुरल फोर्सेस की पूजा करते थे। ये कुछ वैसा ही नेचुरल फोर्स था जैसे मैंने आपको बताया। चलिए, तो ये धीरे धीरे ये जो तुर्क थे वो क्या करते थे, इनके में आते थे और इनके राजघराने में करते थे, भाई राजघराने में नौकरी करते थे। धीरे धीरे ये तुर्क किंग मेकर बन गए। धीरे धीरे यही तुर्क क्या हो गए, किंग मेकर बन गए। और 9वीं शताब्दी के एंड में, याद रखिएगा, 9th सेंचुरी के एंड में धीरे धीरे क्या हुआ, अब्बासी खलीफाओं की जगह किसने लेनी शुरू कर दी, अब्बासी खलीफाओं को तुर्कों ने तोड़ दिया और किंग मेकर बन गए थे। 9वीं सेंचुरी के लास्ट तक में तो वो इतने स्ट्रांग हो गए थे तुर्क, और खुद वो किस में कन्वर्ट हो चुके थे, इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे। और अब उनका काम था कि बाहरियों से खुद को बचाना, इस्लाम को बचाना। ये जो तुर्क थे वो किस में आ गए थे, अब्बासियों के साथ, धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते इस्लाम में कन्वर्ट हुए और अब वो इस्लाम के लिए लड़ते थे। तो ऐसे सैनिकों को बोला गया गाजी। याद रखिएगा, जो तुर्क पहले मुस्लिम नहीं थे वो अब्बासियों के कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आने के बाद, और खतरनाक थे ही वो, रूथलेस प्लंडर उनका काम ही था। रूथलेस प्लंडर का मतलब बर्बरता से काट डालना, ठीक है, कहीं भी तबाही मचा डालना। तो अब जब वो इनके कांटेक्ट में आए तो वो मुस्लिम बन गए। अब उन्होंने मुस्लिम धर्म की रक्षा करनी शुरू कर दी और उसको एक्सपेंड करना शुरू किया। ऐसे सैनिकों को बोला गया गाजी। याद रखिए, क्या बोला गया, गाजी, गाजी बोला गया। अब ऐसा ही एक, याद रखिएगा, ये वाला जो आज का इराक है, आज का ईरान, खुरासान और ट्रांस ऑक्सियाना, हम लोग बात कर रहे हैं 9वीं सेंचुरी के लास्ट की। ठीक, ध्यान से सुन लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं 9वीं सेंचुरी के लास्ट की, जब ट्रांस ऑक्सियाना, खुरासान और ईरान, मतलब ये वाले इलाके आप देख पा रहे हैं, ये वाले इलाके कौन कौन राज करता था, एक मुस्लिम डायनेस्टी थी। भाई देखिए, अब्बासी खत्म हुई 9वीं सेंचुरी के लास्ट में, डिक्लाइन होना शुरू हुई, तब धीरे धीरे उनकी जगह एक तो तुर्कों ने ले ली। टर्क जो इस्लामिस्ट तुर्क थे वो बन गए, उनका नाम क्या रखा गया, गाजी, और वो धीरे धीरे फैले थे। तो ऐसे ही एक समानिद डायनेस्टी थी यहाँ पे, याद रखिएगा, समानिद डायनेस्टी का राज था किस पे, आज के ईरान पे। ईरान में पहले क्या था, पर्शियन एम्पायर था। ईरान में पहले क्या था, पर्शियन एम्पायर था। तो वहाँ की फारसी लैंग्वेज भी थी। पर्शियन इज़ नॉट मुस्लिम, याद रखिएगा, पर्शियन एम्पायर दूसरा था। पारसी धर्म जो आज रतन टाटा जी हैं, ये सब कौन है, पारसी हैं। तो ईरान में पहले कौन सा एम्पायर था, पर्शियन एम्पायर था। जब मुस्लिम यहाँ पे आए तो पारसियों को इन लोगों ने खदेड़ दिया, तो उन लोगों ने
भारत के अलग अलग जगह पे क्या लिया, शरण लिया। लेकिन आप उनकी जगह तो हटा सकते हो, लेकिन उनकी कल्चर तो ख़त्म नहीं कर सकते, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो मुस्लिम्स आए, समानिद डायनेस्टी, याद रखिएगा ये समानिद डायनेस्टी की लैंग्वेज क्या थी, पारसी। भले ये मुस्लिम थे लेकिन इन्होंने लैंग्वेज कहाँ की यूज़ की, ईरान की यूज़ की। ईरान का पुराना नाम क्या था, पर्सिया। तो इन्होंने लैंग्वेज किसकी यूज़ की, पारस की लैंग्वेज यूज़ की, पारसी लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की। अब आपको जानकार हो, आप अगर थोड़े भी जानकार हो तो आप जानते होंगे मुगल डायनेस्टी की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, अरेबिक नहीं थी, क्या थी, पारसी थी। क्यों, क्योंकि ईरान का ऐसा था पहले, पर्सिया था, और पर्सिया की ऑफिशियल लैंग्वेज थी फारसी। वहाँ पे जब मुस्लिम आए, जो कि समानिद डायनेस्टी बोला जाता है, तो उन्होंने भी उसी लैंग्वेज को अपना लिया और अपने आप को ईरानियों का ही क्या कहने लगे, उत्तराधिकारी कहने लगे। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं समानिद डायनेस्टी की, ध्यान से सुनिएगा। तो पहले उमैया डायनेस्टी, फिर अब्बासी डायनेस्टी, अब्बासी धीरे धीरे तुर्कों में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो और एक और छोटी सी डायनेस्टी बनी, समानिद डायनेस्टी। कौन सी, समानिद डायनेस्टी। अब इस पे बात करते हैं, समानिद डायनेस्टी में क्या क्या था, ट्रांसैक्सियाना, खुरासान और ईरान। इस समानिद डायनेस्टी में एक तुर्क, याद रखिएगा, इसी समानिद डायनेस्टी में एक गाजी तुर्क, अब गाजी का मतलब इस्लामिक तुर्क, ऐसा तुर्क जो पहले तुर्क था लेकिन मुस्लिमों के कांटेक्ट में आके इस्लाम में कन्वर्ट हो गया, उसको बोला गया इस्लामी तुर्क, मतलब गाजी। इन्हीं समानिद डायनेस्टी का एक जो कमांडर था जिसका नाम था अल्पतगीन, याद रखिएगा। इन्हीं तुर्क इन्वेजन में ये जो अल्पतगीन था वो समानिद डायनेस्टी का एक गवर्नर था, जिसने खुद का एक इंडिपेंडेंट इस साइड में क्या शुरू कर दिया, गजनी, यहाँ कहीं गजनी। तो इसने, अल्पतगीन ने गजनी में खुद का स्वतंत्र साम्राज्य शुरू कर दिया। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये गजनी कौन, ये अल्पतगीन कौन था, इस्लामिक तुर्क था या गाजी था, किसका, समानिद डायनेस्टी का एक गवर्नर था, जिसने थोड़ा भी मौका पाया और उसने खुद का एक इंडिपेंडेंट राज्य शुरू कर दिया। ये समानिदों का कमांडर था। और किस जगह पे शुरू किया, गजनी जगह पे इसने गजनवी धर्म की, गजनवियों की एक डायनेस्टी की स्थापना की। इनके बाद अल्पतगीन के बाद आए सुगुप्तगीन। कौन आए, सुगुप्तगीन, 990 से 991। मैं सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं आपसे कभी नहीं कह रहा हूँ कि, मैंने आज तक कभी नहीं कहा सब्सक्राइब करो, कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क शायद ही कम पड़ता, मुझे पता है कि अच्छा रहेगा तो कोई ना कोई सब्सक्राइब करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अब आ जाइए सुगुप्तगीन 990 से 991 के बीच में। उसके बाद महमूद गजनवी, या ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले अल्पतगीन ने गजनी में किसकी स्थापना की, गजनवी डायनेस्टी की। उसके बाद उनके बाद सुगुप्तगीन आए। ये सब कौन थे, गाजी थे, इस्लामिक तुर्क थे। और तीसरे नंबर पे फिर आए महमूद गजनवी, यही इसी से हमारा मेन कंसर्न है। महमूद गजनवी 998 से 1030 के बीच में इसने राज्य किया। तो अब आप मुझे बताइए, भारत पे पहला आक्रमण किसने किया, अरबियों ने किया। किसने किया, अरबी ने किया। कौन से अरबी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने किया। भारत पे दूसरा आक्रमण किया यही महमूद गजनवी ने, याद रखिएगा। भारत पर दूसरा आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। कब किया, इसने भारत पर 101 में सबसे पहले जयपाल को हराया भारत में, याद रखिएगा। 101 एडी में महमूद गजनवी ने सबसे पहले भारत पर अटैक किया। तो याद रखिए, पहला क्या था, अरब ने, दूसरे स्टेप में तुर्क में, वो भी तुर्क में कौन से, गजनवियों ने अटैक किया। 1001 में महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया और किसको हराया, जयपाल को हराया, ठीक। उसके बाद याद रखिए, भारत पर टोटल महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक किया, एक दो बार नहीं, 17 बार। भाई यार, किसी को दिख जाए पैसा है तो आदमी बार बार लूटता है ना। अच्छा, लूटने और चोरी करने में बहुत फ़र्क है। चोरी का मतलब आप सो रहे थे, आप सो रहे हैं, मैं जाके आपके घर से चुरा लाया, ये होता है चोरी करना। लूटने का मतलब आप घर में थे, मुझे पता था, मैं गया, आपके घर में पैसा था, पैसा लूटा, आपको बहुत मारा। तो चोरी करने में और डाका डालने में यही है, जो लुटेरे होते हैं वो मारते बहुत हैं, पैसा भी ले जाएंगे और मार देंगे बहुत, ठीक है। तो महमूद गजनवी 998 से 1030 तक इसने राज किया। 998 में इसने राज अपना शुरू किया और 1030 में मर गया था। लेकिन 17 बार भारत पर अटैक किया। सोचिए कितना पैसा होगा भारत में, 17 बार भारत को लूटा, जिनमें सबसे पहली बार 1001 में इसने अटैक किया
जयपाल को। ठीक है, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा फिर क्या हुआ, इसके राज्यसभा में 3 मशहूर पोएट, 3 मशहूर लोग थे, याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी। क्या थे? फिरदौसी, अलबरूनी और उत्बी। फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी। फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, अलबरूनी ने लिखा था तहकीक हिंद और उत्बी ने लिखा था किताबुल यामिनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों लोग। अब महमूद गजनवी का इनसे बहुत कंटेक्स्ट है, ये ज़रूर आएगा, याद रखिए। ठीक है ना। ये कोर्ट, ये उत्बी जो था इसके कोर्ट हिस्टोरियन, मतलब इसका कोर्ट का वो था। ठीक, और ये एक रिसर्च स्कॉलर था अलबरूनी, बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर। ठीक है, तो आप याद रखिए महमूद गजनवी के पेट्रोनेज जो होते हैं, पेट्रोनेज के मतलब जिन लोगों को इसने अपने कोर्ट में रखा था, फिरदौसी, अलबरूनी, उत्बी। इसको शॉर्ट करने का तरीका याद रखिएगा, फिर अलबी, फिर अलबी। फिर अलबी मतलब फिरदौसी, अल का मतलब अलबरूनी, बी का मतलब अलबी का मतलब उत्बी, फिर अलबी, फिर अलबी। फिर अलबी एक शॉर्ट तरीका आप रख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। 1001 में पहली बार जयपाल को हराया, जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया। याद रखिएगा, 1001 में जयपाल को हराया, फिर 1000 और आगे बढ़ा, 1009 में शायद इसने आनंदपाल को हराया, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है, 1018 में इन्होंने कन्नौज को हराया। याद रखिएगा, 1018 में इन्होंने कन्नौज पर अटैक किया, उसको हराया। ये बहुत बड़ी वो थी, क्योंकि इसने रास्ते में मथुरा उथुरा में बहुत ज़्यादा एकदम काट पीट मचा डाली थी। किसने? महमूद गजनवी ने। और 1025 में, कब? 1025 में ये वापस लौट के आया। ये क्या करता था? लूटता और चला जाता था, फिर वहाँ खर्चा करता था, फिर आता था, लूटता, चला जाता था। 1025 में सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर पर इसने हमला किया और वहाँ की मूर्ति तोड़ी और सारा सोना लेकर चला गया। फिर भी वहाँ इतना सोना है आज भी कि आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो इतना पैसा था भारत में। ठीक है, इन लोगों ने लूट लिया अलग बात है, लेकिन हाँ पैसा बहुत था। और उस समय, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1025 में अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पे, लेकिन भीमदेव वन थे वहाँ के राजा। याद रखिएगा, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। भीमदेव वन थे उस जगह, सोमनाथ के आसपास के गुजरात के राजा। ठीक है, वहीं पे हमला किया और वापस लेके चला गया। तो अब इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है, किसके बारे में? इन सब के, गजनवी डायनेस्टी के बारे में आपको जाननी है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। तो बस आप 3 बात अब याद रखिए। भारत में सबसे पहला अटैक किसने किया? अरब ने किया 712 में। दूसरा अटैक किसने किया? तुर्कों ने किया। दूसरा अटैक तुर्कों ने किया कितने में? 1001 में। किसने अटैक किया था? महमूद गजनवी ने। भारत में तीसरा तुर्क अटैक किसने किया? अब ये 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं। भारत में पहला अटैक किसने किया? क्लियर हो गया। भारत में दूसरा अटैक किसने किया? क्लियर हो गया। पहला अटैक अरब ने, दूसरा अटैक तुर्क ने, अब तीसरा अटैक फिर तुर्क ने किया। याद रखिएगा, पहला अटैक क्या हुआ? पहला अरब, दूसरा तुर्क, और तीसरा अटैक 1175 में, 1175 में मोहम्मद गोरी ने किया। याद रखिएगा, भारत पर तीसरा, पहला अटैक अरब ने, दूसरा तुर्क ने, तीसरा भी तुर्क ने। तो 2 बार तुर्कों ने और 1 बार अरब ने भारत पर अटैक किया। 3 स्टेप में भारत पे हमला किया। अब ये सब गजनवी क्या करता था? आता था, मारता था, गरिया के चला जाता था और कन्वर्ट कर, जो डर गया, देखिए जो नहीं डरा वो मर जाता था, जो डर गया वो कन्वर्ट हो जाता था। यही था। धीरे धीरे मुस्लिम होने शुरू हो गए भारत में। क्यों? क्योंकि ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप जब मोहम्मद गोरी आया तो 1175 में पहला हमला किया। 1191 में ये पहले हारा। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तराइन का पहला वॉर 1191 और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। याद रखिएगा, दूसरा तराइन। ये किसके किसके बीच में हुआ? पृथ्वीराज, ये आप लोग लिखते जाइएगा। देखिए जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे ना तब तक कोई मतलब नहीं है। पृथ्वीराज और गोरी के बाद, गोरी के बीच में हुआ। पहली बार मोहम्मद गोरी हार गया था 1191 में तराइन के पहले युद्ध में, और 1192 में दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी किससे जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था और उनकी आंखें फोड़ दी थी। अब जब मैं बोल रहा हूँ जीत गया था, तो क्यों जीत गया था ये भी जान लीजिए। दरअसल में हमारे यहाँ राजपूत जो होते हैं ना, वो बहुत ही अपने वो होते हैं, कठोर होते हैं कि यार चाहे जो हो जाए हम अधर्म नहीं करेंगे।
लेकिन ऐसे लोग नहीं थे, इसीलिए तो भारत में दिक्कत हुई। भारत में क्या था, हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म था। कई लोग कहते हैं ना, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं, कई लोग नहीं बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया इश्क और जंग में सब जायज़ है। ये हमारा वर्ड नहीं है, याद रखिएगा, इट्स नॉट आवर वर्ड, ये भारत का वर्ड है ही नहीं है। भारत में इश्क में त्याग होता है और धर्म में क्या होता है, हर एक युद्ध का अपना धर्म होता है। मोहम्मद गोरी बिना धर्म के लड़ता था, रात में ही अटैक कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हर जितने भी राजा राजपूत थे उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, भले वो हार गए, लेकिन हमारे यहाँ हर युद्ध का धर्म होता है, हर इश्क में त्याग होता है। ये है, तो ये गलत वर्ड है, इट्स नॉट अ वर्ड ऑफ, ना इश्क भारत का वर्ड है ना इश्क और प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये दोनों वर्ड पारसी ही हैं, भारत के नहीं हैं, याद रखिएगा पारसी ही हैं। जब मैं पारसी कहता हूँ शायद अब आपको क्लियर होगा, जो अरेबिक इस्लाम थे वो भारत एक बार पहुँचे चले गए, वो सिंध तक थे, लेकिन जो तुर्क थे वो कहाँ थे, पहले वो तुर्क किस में थे, वो पारसियों को, पारसी भाषा को उन्होंने बढ़ाया, पारसी साम्राज्य को भी बढ़ाया। पारसियों को तो भगा दिए लेकिन उनकी भाषा को अपना लिया, इसीलिए मुगल वंश की ऑफिशियल लैंग्वेज ही पारसी थी। अब तीसरा 1194 चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध गोरी में हुआ और राजा जयचंद में हुआ, गोरी वर्सेस जयचंद। तो पहला युद्ध इसने मोहम्मद गोरी ने लड़ा किसको, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, हार गया। दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और तीसरा 1194 में कन्नौज के राजा जयचंद को इसने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। तो ये था भारत में मुस्लिम इन्वेजन। अब धीरे धीरे ये 3 अलग अलग चीज़ें भारत में इस्लाम धर्म के आने में, अब ये लोग जहाँ जहाँ जीतते थे वहाँ के लोगों को कन्वर्ट कर देते थे। भाई चाहे मैं कोई भी हूँ, अभी मेरे सामने कन्वर्टिव कोई बंदूक रखेगा तो कोई आदमी क्या करेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं, कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े लेवल पे करेगा। अब जो नहीं करेगा, जैसे हम जैसा कोई सनकी हो तो मरना पसंद करेगा, ठीक है, यही था। तो कुल मिला के ये है हिस्ट्री, क्या, इन्वेजन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में जब ये सब इन्वेजन हो रहा था तो पृथ्वीराज सिंह चौहान थे, एक एक से चौहान थे, वो कौन 36 राजपूत थे। हम 36 के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट 10 से 12 राजपूतों के विषय में मैं आपको आज शाम तक ज़रूर पढ़ा दूंगा, ठीक। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू कर देंगे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद सीधा मुगल डायनेस्टी। 3 वीडियो, टोटल 6 वीडियो, और कोशिश करूंगा कि अगले एक हफ्ते में इसको मैं कंप्लीट कर दूं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो बताइएगा।